इंटेंसिव रिवीजन पर विपक्ष हमलावर, बाहरी देशों के लोगों के नाम जोड़ने का आरोप, पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जारी। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट आई सामने, जांच में किए गए कई बड़े दावे, चेतावनी के बाद भी टेक ऑफ का खुलासा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी पहुंचे, रोहतक स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र को दी श्रद्धांजलि, जैगुआर फाइटर जेट क्रैश में शहीद हुए थे लोकेंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासत में घमासान मचा हुआ है। भले ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में चल रहा है, लेकिन पूरे देश के सियासी चेहरे की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और यही वजह है कि यह मुद्दा देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। फिलहाल अब विपक्ष की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर यह कहा जा रहा है कि शायद इसके तहत बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे अन्य तमाम देशों के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और इसको लेकर एक बार फिर पक्ष विपक्ष के हुक्मरानों में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इसीलिए जरूरत थी बिहार की इलेक्टोरल लिस्ट को स्पेशल रिवीजन करने की। अब आप खुद सोचें कि यदि एक मतदाता सूची में वो अवैध लोग जिनको देश में रहने का अधिकार नहीं है वो भी वोटर बन करके यदि सरकार चुनेंगे तो सरकार कैसे चुनी जाएगी। और इसीलिए क्योंकि ये विपक्षी दलों को पता था कि इस प्रकार की स्थिति है, इसीलिए ये हायतोबा मचा रहे थे और सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। लेकिन अब मामला बहुत साफ हो गया है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहां पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है, ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बजाता अपना नाम लिखवाया है। तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ के सुविधाओं का फायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है। क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहां तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं, आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहां जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के क्रैश होने को लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट बीते दिनों जारी कर दी गई थी। ये रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने जारी की है। बता दें कि भारत सरकार की यह संस्था हवाई हादसों की जांच करती है। AAIB की रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ान के ठीक बाद पायलट ने एक विशेष अलर्ट जारी किया था, जिसका मतलब था कि विमान का संतुलन बताने वाला सेंसर फेल हो सकता है। फिलहाल AAIB की रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। अहमदाबाद में आसमान से धरती पर धड़ाम हुए प्लेन का खुल गया रहस्य। क्या कॉकपिट में बैठे पायलटों से उस रोज हो गई थी सबसे बड़ी गलती? 12 जून को दोपहर 1:38 पर क्या हुआ था, चल गया पता। महज 2 मिनट में कैसे तबाह हो गई 260 जिंदगियां, सामने आई कॉकपिट की आवाज।
सीनियर पायलट ने को पायलट से क्यों कहा, ये क्या किया? 12 जून 2025 को अहमदाबाद के आसमान से जमीन तक आई आफत का पता चल गया है। कैसे एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान जमीन से आसमान की तरफ उड़ान भरता है और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने से पहले ही डगमगाते हुए धरती पर धड़ाम हो जाता है। यह विमान 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर को लेकर लंदन की तरफ निकला था, लेकिन सफर अधूरा रह गया। आखिर ऊंचे आसमान में उस रोज क्या हुआ था? कैसे 2 मिनट के भीतर ही दुनिया का सबसे हाईटेक विमान सैकड़ों अरमानों को तबाह कर डालता है और अब इसकी एक झलक सामने आई है। उस रोज कॉकपिट के भीतर क्या हुआ था, इसे लेकर 15 पन्नों की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साजिश, लापरवाही और अनुभव से जुड़े सभी साक्ष्य सामने आ चुके हैं। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान जमीन से 200 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये प्लेन उड़ा रहे थे सीनियर पायलट सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर। प्लेन रनवे छोड़कर आसमान की तरफ बढ़ा ही था कि उसका इंजन बंद हो जाता है। पायलट सुमित सभरवाल जो इस उड़ान की मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन्होंने को पायलट क्लाइव कुंदर से पूछा कि तुमने स्विच बंद किया है क्या? सुंदर का जवाब आया नहीं। इसके बाद कॉकपिट में हाहाकार मच गई। दोनों पायलटों ने इंजन को फिर से स्टार्ट करने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर कुछ ना कर सके। विमान हादसे के 1 महीने बाद आई शुरुआती जांच रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पेज की सार्वजनिक रिपोर्ट की है, जिसमें बताया गया है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है? दूसरे ने जवाब दिया नहीं। हादसे वाले विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय ही नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए थे। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन माना जा रहा था कि हादसे की वजह मौसम या फिर किसी चिड़िया के टकराने से या फिर किसी साजिश के तहत भी हो सकता है, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसे कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल हादसे की वजह इंजन का बंद होना बताया जा रहा है। 12 जून को हादसे का शिकार हुए विमान को जो पायलट उड़ा रहे थे, उसमें कैप्टन सुमित सभरवाल का बोइंग 787 विमान का लंबा अनुभव रहा है। कैप्टन सुमित सभरवाल बोइंग 787 पर 8,596 घंटे का अनुभव रहा है। विमान का कुल अनुभव 15,638 घंटे। अब तक बोइंग 787 और बोइंग 777 और एयरबस A310 विमान का लंबा अनुभव, 56 साल की उम्र और मई 2026 तक लाइसेंस की वैधता। को पायलट क्लाइव कुंदर का भी अनुभव सुमित सभरवाल के मुकाबले कम था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुंदर को तजुर्बा कम था। हादसे के वक्त बताया जा रहा है कि क्लाइव कुंदर ही विमान उड़ा रहे थे, जबकि सुमित सभरवाल इस उड़ान की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो क्लाइव कुंदर का कुल अनुभव 3,403 घंटे है। बोइंग 787 पर कुल अनुभव 1,128 घंटे है। सेस्ना 172, पाइपर PA-34 और सेनेका पर पायलट इन कमांड के रूप में काम किया। एयरबस A320 और बोइंग 787 पर को पायलट के रूप में काम किया। शुरुआती जांच रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर यानी 625 फीट की ऊंचाई पर मिला, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आया था। विमान ने 12 जून की दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे मेडे मैसेज भेजा, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार प्लेन रनवे के आखिरी छोर पर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के मेस वाली बिल्डिंग पर क्रैश हो गया था। इस हादसे में 242 सवार यात्रियों में 241 की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे।
इस क्रैश में हॉस्टल की मेस बिल्डिंग में खाना खा रहे डॉक्टर और वहां के स्टाफ भी चपेट में आ गए थे। विमान हादसे में कुल 260 मृतकों में 254 की डीएनए जांच और 6 की पहचान चेहरों के जरिए हो चुकी थी। हादसे में कुल 19 गैर यात्री भी मारे गए थे। वहीं अब भी इस हादसे की जांच जारी है। विमान के मलबों को इकट्ठा कर एक एक सुराग जुटाए जा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। 9 जुलाई को राजस्थान के चूरू के निकट जैगुआर विमान दुर्घटना में 2 भारतीय पायलट्स शहीद हो गए थे, जिनमें रोहतक के लोकेंद्र सिंह सिंधु ने भी अपनी जान गंवा दी थी। लोकेंद्र की शहादत के सम्मान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकेंद्र ने लोगों की जिंदगी बचाते हुए जान गंवा दी है। सीएम ने कहा कि लोकेंद्र एक जाबाज साथी थे जो आज हमारे बीच नहीं है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। एक कमांडर, एक बहुत ही मजबूत साथी, जिन्होंने आर्मी में रहते हुए देश सेवा के मुकाम आए, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग दे रहे थे और जैगुआर क्रैश हुआ, उसमें आग लगी, तो उसने लोगों को बचाने का काम किया। अपने शरीर को और लोगों को जिंदगी बचाने के लिए अपने ऊपर लिया है। ऐसे हमारे लोकेंद्र जी जांबाज मूविंग कमांडर थे। बिहार में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गोपाल खेमका की हत्या के बाद से फटे सियासी ज्वालामुखी के लावे अभी तक ठंडे भी नहीं हुए थे कि डायन के चक्कर में 5 लोगों की हत्याकांड का मामला सामने आ जाता है। फिर कपड़ा व्यापारी की हत्या और अब एक और युवक को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाएं बिहार के कथित सुशासन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र महतो है, अभी आधे घंटे पहले अपराध कर्मियों के द्वारा उन्हें गोली मारी गई। उसके बाद उन्हें उपचार के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार वालों के द्वारा बताया गया है कि वो रोज करीब इसी समय यहाँ आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौटने के क्रम में अपराध कर्मियों द्वारा उन्हें गोली मारी गई और उसके बाद इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हुई। घटनास्थल पर से ये 3 खोखा बरामद हुआ है। अपराध कर्मी कितने थे, घटना के पीछे क्या मंशा थी, इस बारे में जांच पड़ताल चल रही है। आसपास के जितने भी कैमरास है, सीसीटीवी कैमरास है, वो सब भी हम चेक करा रहे हैं। एफएसएल को भी बुलाया गया है। लोकल थाने की टीम, एसडीपीओ साहब और मैं खुद घटना की सूचना मिलते ही हम यहाँ पहुँच गए और हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। व्यक्ति को गोली मारी गई है और हॉस्पिटल जाने क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। क्या करते थे वो मृतक? मृतक बताया जा रहा है कि वो वकील थे और लेकिन परंतु 2 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे और उनका अपने दुकान भी है जो किराए पर जाते थे। तो ये कितनी गोली मारी गई है और घटना से क्या कुछ बरामद? ये तो पोस्टमार्टम से होगा, लेकिन अभी यहाँ पे 3 खोखा मिला है उसमें और जब पोस्टमार्टम होगा उससे क्लियर होगा कितनी गोली मारी गई। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर सियासत जोरों पर है। इसी कड़ी में विपक्षी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल 80% फॉर्म जमा होने की जानकारी दी गई। आयोग ने यह नहीं बताया कि कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वच्छ और वैध तरीके से भरे गए हैं। जमीन से लगातार हमें सूचना मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और बिना सहमति के बेलों द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र को अपलोड किया जा रहा है। आंकड़े मात्र अपलोडिंग का दर्शा रहे हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया, तो वाकई में ये सच्चाई है क्या? अब इंटरेस्टिंग देखिए,
ये वही चकाई वाला फॉर्म सब, ये सोनो प्रखंड का जो हम बता रहे थे। आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे हैं। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।